एक शांत लेक, एक आम सुबह और पानी में तैरती हुई एक लाश। पुलिस ने इसे एक सिंपल ड्राउनिंग एक्सीडेंट माना। केस लगभग बंद होने वाला था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने डिटेल्स को ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कहानी बदल दी। क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर किसी ने सच को पानी के अंदर छुपाने की कोशिश की थी? वेलकम टू नेक्स्ट जेन इन्वेस्टिगेशन फाइल्स। एक नया राज खुलने वाला है। 15 सितंबर की सुबह लोकल फिशरमैन लेक के पास अपना काम कर रहे थे। तभी उनकी नज़र पानी में तैरती हुई एक बॉडी पर पड़ी। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। विक्टिम की पहचान 34 साल के जर्नलिस्ट रायन कार्टर के रूप में हुई। रायन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जो कुछ हफ्तों से एक सीक्रेट स्टोरी पर काम कर रहा था। लेक के आसपास किसी स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसे एक्सीडेंटल ड्राउनिंग माना, लेकिन केस में पहला सवाल तब खड़ा हुआ जब इन्वेस्टिगेटर्स ने रायन के बैकग्राउंड को देखा। रायन को स्विमिंग बहुत अच्छी तरह आती थी। दोस्तों और परिवार के मुताबिक वो एक्सपीरियंस्ड स्विमर था। तो फिर वो अचानक लेक में कैसे डूब गया? और सबसे बड़ी बात, उस रात मौसम भी बिल्कुल साफ था। ना कोई स्टॉर्म, ना कोई तेज हवा। जितनी ज्यादा डिटेल सामने आ रही थी, उतने ही नए सवाल खड़े हो रहे थे। इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू रायन के फोन से मिला। फोन लेक के किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ था। फोन डैमेज हुआ था, लेकिन फोरेंसिक टीम कुछ डेटा रिकवर करने में सफल रही और वहीं से मिला एक मैसेज। मौत से सिर्फ 12 मिनट पहले भेजा गया मैसेज। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, आई फाउंड द ट्रूथ। मैंने सच ढूंढ लिया है। लेकिन कौन सा सच? रायन पिछले कई हफ्तों से एक पुराने करप्शन केस पर काम कर रहा था। उसके लैपटॉप में कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले। कई लोगों के नाम उस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए थे। इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि शायद रायन ने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। कुछ दिनों बाद फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई और इसी रिपोर्ट ने पूरे केस की डायरेक्शन बदल दी। डॉक्टर्स ने पाया कि रायन के सिर के पिछले हिस्से पर चोट का निशान था। यह चोट ड्राउनिंग के दौरान लगना मुश्किल थी। इसका मतलब था कि रायन को पानी में गिरने से पहले स्ट्राइक किया गया हो सकता है। अब पुलिस के पास एक्सीडेंट थ्योरी को चैलेंज करने का रीजन था। कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी एनालिसिस के बाद इन्वेस्टिगेटर्स एक सस्पेक्ट तक पहुंचे। ये व्यक्ति रायन से मौत वाली रात मिला था। पहले उसने सब कुछ डिनाई किया, लेकिन एविडेंस बढ़ता गया। आखिरकार इंटेरोगेशन के दौरान सच सामने आ गया। रायन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लिए थे। सस्पेक्ट ने रायन को चुप कराने की कोशिश की। दोनों के बीच बहस हुई। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। रायन को चोट लगने के बाद उसकी बॉडी को लेक में फेंका गया। केस लगभग परफेक्ट लग रहा था, लेकिन क्रिमिनल्स एक छोटी सी गलती कर बैठे। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पाया कि रायन के कपड़ों पर मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स थे। इसका मतलब था कि रायन मौत से पहले किसी और जगह पर मौजूद था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस लोकेशन की तलाश शुरू की। वेयरहाउस के अंदर स्ट्रगल के निशान मौजूद थे। लैब टेस्टिंग ने कंफर्म किया कि खून रायन का था। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि लेक सिर्फ क्राइम सीन को छुपाने के लिए इस्तेमाल की गई जगह थी। तब इन्वेस्टिगेटर्स ने रायन के लैपटॉप का एन्क्रिप्टेड डेटा रिकवर किया। उस डेटा में कुछ डॉक्यूमेंट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली। वॉइस एनालिसिस के बाद उस आवाज को सस्पेक्ट से मैच किया गया। अब पुलिस के पास मोटिव भी था, एविडेंस भी और सस्पेक्ट का कनेक्शन भी। एविडेंस के सामने आने के बाद सस्पेक्ट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि रायन सच के बहुत करीब पहुंच चुका था और इसी वजह से उस रोकने की कोशिश की गई। जो केस एक सिंपल ड्राउनिंग एक्सीडेंट लग रहा था, वो असल में सच को दबाने की एक नाकाम कोशिश थी। रायन की इन्वेस्टिगेशन उसकी मौत के बाद भी सच को दुनिया के सामने ले आई और इसी के साथ केस क्लोज्ड। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी है। एक क्लोज्ड रूम में सब कुछ हुआ और एक केस जिसे पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल दिया, क्योंकि मौत के बाद उसके अकाउंट से मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, द ट्रूथ इज स्टिल अलाइव। आखिर मौत के बाद मैसेज किसने भेजा और क्या इस केस के पीछे कोई और कहानी छुपी थी? 22 अक्टूबर 2017 की सुबह पुलिस को इमरजेंसी कॉल आया। सिटी के एक अपार्टमेंट में बिजनेसमैन ईथन ब्रुक्स डेड पाया गया है। रूम लॉक्ड था और पहली नज़र में कोई स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने शुरुआती एविडेंस कलेक्ट किया,
मीडिया ने इसे एक सिंपल सुसाइड केस बताना शुरू कर दिया, लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू भी नहीं हुई थी। केस के 8 घंटे बाद ईथन के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट अपलोड हुई, द ट्रूथ इज स्टिल अलाइव। पुलिस हैरान रह गई। अगर ईथन की डेथ हो चुकी थी तो ये पोस्ट किसने पब्लिश की? क्या किसी ने उसका अकाउंट हैक किया था या फिर ईथन ने खुद पहले से शेड्यूल की थी? साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम को केस में बुलाया गया। एक्सपर्ट्स ने अकाउंट एक्टिविटी को एनालाइज किया। उन्हें पता चला कि पोस्ट एक अननोन डिवाइस से पब्लिश हुई थी, लेकिन डिवाइस का आईपी एड्रेस इंटेंशनली हाइड किया गया था। किसी ने अपने निशान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। अब केस सिर्फ एक डेथ का नहीं था, ये एक डिजिटल मिस्ट्री बन चुका था। एथन के ऑफिस की सर्च के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को एन्क्रिप्टेड फाइल्स मिली। फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। कई दिनों की मेहनत के बाद जब डेटा रिकवर हुआ तो इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि ईथन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्रोजेक्ट में कुछ पावरफुल लोगों के नाम मौजूद थे और लग रहा था कि ईथन किसी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड को एक्सपोज करने वाला था। इन्वेस्टिगेशन का फोकस ईथन के सबसे करीबी दोस्त लूकस पर गया। लूकस ने पुलिस को बताया कि उसकी ईथन से आखिरी बार 2 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक लूकस और ईथन के बीच मौत से कुछ घंटे पहले भी कांटेक्ट हुआ था। सवाल बढ़ते जा रहे थे। केस में सबसे बड़ा क्लू तब मिला जब ईथन के घर से एक हिडन यूएसबी ड्राइव रिकवर हुई। ड्राइव के अंदर वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और वॉइस रिकॉर्डिंग्स थी। एक रिकॉर्डिंग में ईथन कहते सुना गया, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो फाइल्स को जरूर देखा जाए। ये रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट बन गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डिजिटल एविडेंस को दोबारा एनालाइज किया, तब उन्हें एक शॉकिंग डिस्कवरी मिली। डेथ के बाद पब्लिश हुआ मैसेज एक ऑटोमेटेड सिस्टम से ट्रिगर हुआ था। ईथन ने पहले ही एक मैकेनिज्म सेट किया था, अगर वो कुछ दिन तक लॉगिन ना करे तो मैसेज ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए। अब इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया कि ईथन किसी चीज से डरा हुआ था। रिकवर्ड डॉक्यूमेंट्स ने पूरे स्कैम को एक्सपोज कर दिया। कई लोग इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गए। जो केस शुरुआत में सिंपल लग रहा था, वो एक बहुत बड़े राज तक पहुंच चुका था। मौत के बाद आया मैसेज सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, वो ईथन का आखिरी क्लू था। कभी कभी लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके छोड़े हुए क्लूज सच को जिंदा रख देते हैं, और इस केस में भी वही हुआ। एक मैसेज ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल दी। केस क्लोज्ड हो गया। मैं हूं राहुल और आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन इन्वेस्टिगेशन फाइल्स। मिलते हैं अगले केस में। सब्सक्राइब नाउ।